जियो यह एक ऐसी कंपनी है जिसके एंट्री होते ही बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी घुटने टेक दिए, लेकिन वहीं पर कोई उसका डटकर सामना किया तो वो है एयरटेल। लोगों को लग रहा था कि एयरटेल भी बाकी सारी कंपनी की तरह इस आंधी में उड़ जाएगा, लेकिन जिस कंपनी के फाउंडर सुनील मित्तल जी हो, जो साइकिल पार्ट्स बेचने से यहाँ तक आए हो, उसे कैसे कोई आंधी उड़ा सकता है। तो चलिए जानते हैं हम सुनील मित्तल जी के साइकिल पार्ट्स बेचने से टेलीकॉम कंपनी तक का सफ़र। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1957 से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सुनील मित्तल। इनका बचपन से ही यह सपना था कि वो पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बने, इसलिए उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में पहला बिजनेस शुरू किया, अब वो भी साइकिल पार्ट्स बेचने का। यह बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पिता से 20,000 रुपये उन्होंने उधार लिया था और यह इनका पहला बिजनेस था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इन्हें नहीं थी, जिससे शुरू में इन्हें बहुत घाटा लगा, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बिजनेस की बारीकी समझ आने लगा और इन्हें यह भी अंदाज हो गया कि इसमें बहुत कम मार्जिन है। इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को बंद करके अलग अलग बिजनेस को आजमाए, लेकिन किसी में भी उन्हें सफलता नहीं मिला। लेकिन 1980 में इन्हें एक मौका हाथ लगा जिससे यह सक्सेस की ओर बढ़ रहे थे। असल में जापान की कंपनी सुजुकी अपने जनरेटर को इंडिया में बेचने के लिए एक इम्पोर्टर की तलाश कर रहे थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाया सुनील मित्तल जी ने और सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इसके जनरेटर को इंडिया में इंपोर्ट करने लगे। यह शुरुआत में छोटे ऑफिस और दुकानों में जनरेटर को लगा रहे थे और धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ी और लोग अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल करने लगे और सुनील मित्तल जी ने इस बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन सिर्फ 1983 तक। आप सोच रहे होंगे कि 1983 तक ही क्यों? क्योंकि 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस जनरेटर पर बैन लगा दिया, लेकिन सरकार का यह कदम सुनील मित्तल जी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इसके बाद इनके सारे बिजनेस एक ही झटके में बंद हो गया और इसके बाद सुनील मित्तल जी ताइवान पहुंचे कुछ नया बिजनेस के लिए। इन्होंने देखा कि यहाँ पुश बटन वाले टेलीफोन यूज हो रहा है और इन्हें यहीं से एक बिजनेस आइडिया आया कि क्यों ना हम इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाएं और उन्होंने 1984 में पुश बटन फ़ोन को इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिए। और कुछ टाइम बाद जब इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें और तब इन्होंने खुद इंडिया में ही पुश बटन फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने लगे और साल 1992 में सरकार टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस दे रही थी और इसी साल सुनील मित्तल जी को लाइसेंस मिला और 2-3 साल काम करने के बाद उन्होंने 1995 में भारतीय सर्कुलर लिमिटेड से एयरटेल को लॉन्च कर दिया। एयरटेल ने कुछ ही साल में ज़बरदस्त ग्रो की, लेकिन क्या यह जर्नी इतनी आसान रही होगी? बिल्कुल नहीं। असल में एयरटेल के शुरुआत दिनों में सुनील मित्तल जी को कई सारी चुनौती का सामना करना पड़ा। जैसे मोबाइल नेटवर्क सेटअप करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर फंड्स की ज़रूरत थी। आज के समय में इसकी सॉल्यूशन तो आराम से हो जाता, बैंक से लोन ले लो, लेकिन उस टाइम मार्केट पूरी तरह से नई थी, जिससे बैंक इस कंपनी में पैसे लगाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन सुनील मित्तल जी ने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करने के बाद उन्होंने बैंक से लोन लेने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने मोबाइल टावर लगाने के लिए इडोसन और नोकिया जैसे बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इस पार्टनरशिप का फायदा ये हुआ, सुनील मित्तल जी अपनी सर्विस के क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और साल 2000 में एयरटेल के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एंट्री लिया और वो कोई और नहीं बल्कि बीएसएनएल था, क्योंकि बीएसएनएल को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वहीं एयरटेल का ऐसा नहीं था। एयरटेल लगातार फंडिंग चैलेंजेस से जूझ रहा था और सरकारी कंपनी होने की वजह से लोगों को बीएसएनएल पर पूरा भरोसा था और ऐसे ही बीएसएनएल एयरटेल के कस्टमर को अपनी तरफ करते हुए बीएसएनएल इंडिया का टॉप सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर निकल पड़ा और जैसे ही बहुत सारे लोग इसका यूज करने लगे, जिससे इसकी नेटवर्क कैपेसिटी पर प्रेशर आ गया, जैसे बीच में कॉल डिस्कनेक्ट होना, बहुत जगह नेटवर्क ना आना, स्लो नेटवर्क, इस तरह की दिक्कतें बीएसएनएल में बहुत ज़्यादा हो गई और सुनील मित्तल जी ने इस कमियों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और अपने एयरटेल के नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट किए और अपने कंपटीटर बीएसएनएल को पीछा छोड़ने के लिए अपने रिचार्ज का प्राइस काफ़ी कम कर दिए और एयरटेल 2005 में बीएसएनएल को भी पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया। लेकिन जैसे जैसे एयरटेल ग्रो कर रहा था वैसे वैसे इनके कॉम्पिटिटर बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन एयरटेल ने अपनी मजबूती बनाए रखा और अपने नए कॉम्पिटिटर को आसानी से हैंडल किया।
अब आया साल 2012। इस समय टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा था और तब सुनील मित्तल जी ने सभी को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च किया और यह पूरे भारत के अंदर 4G सर्विस लॉन्च करने में सफल रहे। लेकिन इनका यह सुनहरा दौर 4 साल भी नहीं टिक पाया, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी में एंट्री हुई जियो की। उसने ऐसा ऑफर दिया कि 170 दिन में 10 करोड़ सब्सक्राइबर बेस बना लिया, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। ऐसे में कुछ ही कंपनी थी जो इसके सामने चल पा रही थी। एक BSNL, दूसरा एयरटेल, तीसरा आइडिया और चौथा वोडाफोन। और इसमें भी आइडिया वोडाफोन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिसके चलते 2018 में ये दोनों मर्ज होकर VI हो गए। लेकिन ये दोनों मर्ज होकर भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाए कि जियो से मुकाबला कर सके। अब असली गेम एयरटेल और जियो के बीच में चल रहा था और आज एयरटेल अपनी अलग ही पहचान फील्ड में बनाया हुआ है।